दोस्तों इस साल अपनी बिजनेस टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने ये नॉर्मल वाला फॉर्म लेना है, बिकॉज जो स्पेसिफिक क्लासिक फॉर्म थे लास्ट ईयर में दिए गए थे जो ट्रेडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो अब काम नहीं कर रहे। सो आपको नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ही लेना होगा, विच इज मच बेटर देन देम, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा पावर होती है। आपने नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करना है, ईयर लेना है अपना और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इस फॉर्म को स्किप करेंगे हम ताकि हम नॉर्मल फॉर्म में जाए, इसके लिए यस करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ से दोबारा यस करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने नॉर्मल रिटर्न वाले फॉर्म में। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, आपका एक स्मॉल बिजनेस सेटअप है, या आप एक शॉपकीपर है, या बड़े लेवल के रिटेलर है, या मैन्युफैक्चरर्स है, और बिजनेस एंड पर्सनल एक्सपेंस की डिटेल्स, आपके टैक्सेस की डिटेल्स और इसी तरह की बाकी तमाम जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आप अपने एक टैक्स रिटर्न को बड़े अच्छे तरीके से फाइल कर पाएंगे। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटे डिटेल में डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अपने बिजनेस टैक्स रिटर्न फाइल शुरू करने के लिए आपने जाना है बिजनेस के टैब पे और यहाँ पे आपने चले जाना है ये फर्स्ट हेडिंग पे। यहाँ पे आके सबसे ऊपर आपने ये जो ग्रॉस रेवेन्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना टोटल टर्नओवर बताना है एक साल में जो आपने कमाया है। टर्नओवर में देख लीजिएगा सब कुछ शामिल होगा एक्सेप्ट सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये आपने निकाल देना है। बाकी सारा जो टोटल आपका टर्नओवर होगा या जिसको ग्रॉस रेवेन्यू भी कहते हैं, वो यहाँ पे आपने लिखना है। मिसाल तो हम कह देते हैं 65 लाख, ये हमारी वैल्यू है, कैलकुलेट कर दिया ऊपर से इसको। अब आपने छोटे छोटे स्टेप को साथ साथ देखते जाना ताकि आप कोई चीज पॉइंट मिस ना कर दे, फिर बाद में आपको कमेंट में या मैसेज में वेट करना पड़ता है आपको उसका आंसर मिले। उसके बाद ये आ जाती है नीचे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल है? फ्रेट आउटवर्ड, यानी आपने जब कोई चीज बेचती है अपने मुल्क से बाहर या अपने ऑफिस से बाहर या मुल्क के अंदर टीसीएस वगैरह से, तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं। ब्रोकरेज होता है या ये कमीशन होता है जो आपको सेल करने के लिए, इतनी सेल जो आपने की है उसके लिए आपने जो ब्रोकरेज या कमीशन पे किया वो होता है। या ये डिस्काउंट्स होते हैं, यानी अगर आपने कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए रखे हैं पूरे साल में तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ी आपको, यानी आप 1000 की चीज 800-900 में बेच रहे थे तो ऊपर वाला जो 100-200 होगा वो आपका डिस्काउंट ऑफर होगा, वो भी यहाँ पे एक्सपेंस में निकल जाएगा। तो मिसाल तो हम कह देते हैं कि 2 लाख रुपए हमारे इस पे लग गए। फिर नीचे ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ सर्विसेज, यानी ये हेड होता है इन तमाम चीजों को जो ये नीचे मेंशन है, जो मैं अभी आपको साथ साथ करके बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने साथ साथ फॉलो करते रहना। सबसे ऊपर ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का क्या? प्रोडक्ट से आपके पास जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनी है। मिसाल के तौर पर 65 लाख तो आपने ग्रोस रेवेन्यू लिया ना, तो इसमें आपका जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था, वो इसमें से माइनस हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं 65 लाख का बिजनेस हमने बचाने के लिए हमारे पास 35 लाख का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था। अब यहाँ पे एक नीचे एक क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, वो भी बताता हूँ क्या होता है, आपने साथ रहना मेरे। ओपनिंग स्टॉक आपने 35 लाख लिखा, तो ये देखिए ये जो टोटल नेट रेवेन्यू था ना वो उसमें से कम हो गया। क्यों ये इसलिए कम हुआ? अभी ये तो अपने साल के शुरू में ही हमारे पास मौजूद था और इसी को शामिल करके हमें 65 लाख कमाया। ठीक है, उसमें से 2 लाख ही एक्सपेंस गए, बाकी ये रह गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये नेट परचेजेस है, यानी ये रेवेन्यू कमाने के लिए हमने एक साल में टोटल परचेजेस कितनी की, तो हम कह देते हैं 15 लाख की हमने परचेजेस की। आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी आपने हमेशा ट्रू वैल्यूज के साथ ही अपने रिटर्न को सबमिट करना है। अभी देखिए ये एंटर किया तो ये मजीद कम हो गया, यानी ये चीजें एक्सपेंस इसमें से निकलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए सैलरी वेजेस अगर आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो एक साल को उनको कितना पे किया आपने वो आ जाएगा। फ्यूल की मद में कितना पे किया आपने एक साल में वो आ जाएगा नीचे। तो उसके बाद पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी गैस, इसका कितना बिल आपका आएगा वो आपने वैल्यूज इन दोनों सेक्शन में लिखनी है। फिर आपका आ जाएगा स्टोर या स्पेस वगैरह, उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आया जो उसको मेंटेन करने के लिए आपने रखा हुआ था सब। मसा के तो हम क्या देते हैं 45,000 इस पे आया। फिर रिपेयर मेंटेनेंस पे अगर कोई आपका एक्सपेंस आता है, जारी बात वो तो होगा एक्सपेंस आपका लाजमी, वो भी हम बता देते हैं कि वो इतना एक्सपेंस था। फिर अगर यहाँ पे जो मेंशन एक्सपेंसेस इसके अलावा भी कोई आपका एक्सपेंस था तो वो कौन सा था, तो हम यहाँ पे बता देंगे। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह देते हैं हम जी 2 लाख ये था। ठीक है, ये भी हमने निकाल दिया, इसको हमने किया है कैलकुलेट। अब ऊपर देखे तो क्या सिचुएशन है, 6,92,000 से बचा जी आपके पास। ये आपका टोटल नेट था, इसमें से सारे एक्सपेंसेस निकले तो ये बाकी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती है, एक होती है अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और दूसरा डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन होता है जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी ऐसे एसेट्स वगैरह होते हैं वो वक्त के साथ जब आप अपनी वैल्यू खोते हैं तो वो जो जितनी वैल्यू वो खो जाते हैं एक साल में वो वैल्यू यहाँ पे आती है। फिर डेप्रिसिएशन, उनकी डेप्रिसिएशन होती रहती है वक्त के साथ साथ, क्योंकि जो चीज़ नहीं आज आपने 10 लाख की ली है और अगर वो कल को मिसाल तो उसके 5 साल उसके टोटल लाइफ है तो उसकी जो डेप्रिसिएशन पर ईयर होगी वो 2 लाख रुपए होगी। ठीक हो गया ना? अब आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी।
अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमने लिखा 3 लाख का भी पड़ा हुआ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ये देखिए ये बढ़ गया हमारा। अब नेक्स्ट ईयर आपने क्या करना, जब आप नेक्स्ट ईयर पे आएंगे तो ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, तो नेक्स्ट ईयर अब आपका ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि ये आपके पास पड़ा हुआ ना साल एंड होने पर, और यही आपका नेक्स्ट ईयर जब साल ओपन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा आपके पास अगर आप कोई बिजनेस इस तरह करते हैं जिसमें आप प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं अपने मेन बिजनेस के अलावा, ठीक है, तो फिर वो प्रोफेशनल सर्विसेज में आएगा। मिसाल के तौर पर आप किसी को कंसल्टेंसी देते हो, या आप किसी के पास आपके पास कोई इस तरह के कंप्यूटर के आपका कारोबार है, आप लोगों के कंप्यूटर्स भी ठीक करते हो या उनको भी जाके मंगवा के देते हो, कोई भी इस तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज होनी चाहिए, लोकल सर्विसेज नहीं आएगी। या तो फ्री फॉर टेक्निकल हो, जैसे अभी मैंने टेक्निकल पॉइंट बताया, या प्रोफेशनल सर्विस हो तो उसकी कॉस्ट यहाँ पाएगी। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं 5 लाख वहां से मैंने चार्ज किया, तो ये वो आ जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ पे एक अदर का भी आपको हेड नजर आएगा, इसमें वो वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पर जैसे कुछ स्क्रैप की सेल की आपने, वो आ जाएगा। बिजनेस एसेट्स को डिस्पोजल किया है लाइक मशीनरी वगैरह का, वो आ जाएंगे। कोई लिक्विडेटेड हुई है आपके डैमेजेस, वो आपको मिले हैं तो उस पर आपका आ जाएगा। फिर कोई रिकवरी हुई है बैड डेबिट्स के, बैड डेबिट्स कहते हैं जो पैसा मरा हुआ था वो गेन हो गया आपको दोबारा से। फिर बिजनेस रिलेटेड जो सब्सिडीज होती है उनका आ सकता है, ऑनलाइन इनकम कोई आपको मिली है वो इसमें आ सकती है, कमीशन या कोई रेफरल इनकम हो सकती है। अगर आपके बिजनेस में इस तरह की थी किसी से आपने कमीशन लिया है तो वो कमीशन अमाउंट भी इसी हेड में आती है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे अदर में आपने कौन सी चीज को एंटर करना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होता वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर ये मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, यानी आपकी दुकान अगर जो आप कारोबार कर रहे हो वो रेंट की शॉप पे है तो रेंट 1 साल का कितना आएगा। फिर कोई लोकल मार्केट टैक्सेस दिए हैं आपने, कोई आपने रेट्स वगैरह सारे लगे हैं आपके, जो वहाँ की सिक्योरिटी के लिए वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपने कितना पे किया 1 साल का, वो आ जाएगा। फिर ये नीचे आ जाता है सैलरीज, वेजेस, परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स। अच्छा, ये आप इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर भी सैलरीज लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सैलरीज लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में भी। तो इसका डिफरेंस मैं शॉर्ट से आपको ये बता देता हूँ कि ये जो सैलरी वेजेस होता है ना, ये होता है आपके फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कशॉप टेक्नीशियंस के लिए, प्लांट शिफ्ट ऑपरेटर्स के लिए, जहाँ पे आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही है या आप ये तैयार कर रहे हैं अपना माल वहाँ पे। और ये जो आपके होते हैं ना यहाँ पे है ये, इसमें ये होता है कि एक्चुअली होता है आपके एचआर मैनेजर, अकाउंट्स के लिए, सेल्स टीम्स के लिए, सीएफओ या आपके जो भी सीईओ वगैरह उनकी सैलरीज होती है। तो ये एचआर के रेलिवेंट है और ये आपके फैक्ट्री वर्कर्स के रेलिवेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी टोटल सैलरी लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर उनका भी दिया 3 लाख, वो आ गया। नीचे फिर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह के आ जाते हैं वो आपके फैक्ट्री के रेलिवेंट होगा या आपके एचआर के रेलिवेंट होगा, समझ गए ना। तो कम्युनिकेशन पे कितना खर्चा किया, नीचे आपने रिपेयर मेंटेनेंस पे उसके ऑफिस के वगैरह के कितना खर्चा किया, फिर उसके बाद स्टेशनरी पब्लिकेशन ये सब कुछ उनके जो पूरा उन्होंने साल में खर्चा किया अपना वो कितना हुआ, फिर एडवर्टाइजिंग की अपने बिजनेस के लिए तो वो खर्चा 1 साल में कितना हुआ, इंश्योरेंस करवाई हुई है अपने फैक्ट्री की अपने बिजनेस की तो उसका कितना है, प्रोफेशनल चार्जेस यानी कि प्रोफेशनल बंदा है रखा हुआ है आपने जो आपको लीगल मैटर्स में हेल्प करता है, आपके रिटर्न्स वगैरह में हेल्प करता है या आपको वैसे फाइनेंशियल मैटर्स में हेल्प करता है, तो उसको आप 1 साल में कितना पे करते हो उसका खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे ये ब्रोकरेज कमीशन या प्रॉफिट ऑन डेट, ये पहले भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, आई होप आपको याद होगा इन चीजों का। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे कोई अदर ऐसी एक्सपेंस जो आपने किया होगा और वो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपने उसको ये अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख देना। मिसाल के तौर पर हम 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये एक ऐड होता है इरिकवरेबल डेबिट रिटर्न ऑफ, यानी ऐसे को डेबिट बेचारे लोग क्या कहते हैं हमने किसी को पैसा दिया और वो पैसा मार के आपका भाग गया तो आपका कितना खर्चा होगा 1 साल में वो ये होगा, ठीक है ना। फिर ऑब्सोलीट स्टॉक जो हो गया यानी स्टॉक खत्म हो गया, पड़ा पड़ा खराब हो गया, उसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद इंटेंजिबल्स को लॉस करने पर जो आपके इंटेंजिबल्स थे उस पर आपको लॉस कितना हो गया वो आएगा। फिर नीचे ये देखिए यहाँ पे भी वही अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन है, वो आपके फैक्ट्री आपकी वर्कशॉप उसके रेलिवेंट जितने थे वो, और ये आपके एचआर या आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के रेलिवेंट जितनी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके लीगल राइट्स हैं, या जैसे मैंने अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन अभी एक्सप्लेन किया था वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता। अब इस सबको हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट। तो ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे टोटल जो बना नेट प्रॉफिट वो बना 5,91,750, ठीक है। यानी अभी हम इतने खर्चे ज़्यादा निकल गए हैं, अभी हमारा जो इनकम बनी ना वो टैक्सेबल इनकम नहीं बनी। फिर भी हम देखते हैं जाके नीचे ये टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में और नीचे कंप्यूटेशन पे, तो ये देखिए जी ये हमारा टोटल निकला जिस पर हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा।
अगर बन रहा होगा नीचे तो आपने एडमिट टैक्स का चालान बना के उसको पे करना है, उसकी वीडियो भी मौजूद है, आप इसी चैनल पर देख सकते हो चालान किस तरह से बनता है। अब ये हो गया आपके सारे बिजनेस एक्सपेंसेस। अब आपने नीचे अपनी बैलेंस शीट को यहाँ पे बैलेंस करना होता है। वो क्या होती है, वो होती है अभी आपने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया तो आपके पास कितना पैसा था, कितनी इक्विटीज थी आपकी यानी, और कितनी एसेट्स थे आपकी। मिसाल के तो हम कह देते हैं जब आपने ये काम शुरू किया था तो आपने कैश और वगैरह लिया था लोगों से या किसी से उठाया था पैसा, जो कुछ भी है इनमें किसी में भी आप ले सकते हैं, यानी आपका बिजनेस जिस मर्जी लेवल का। लैंड कितने की थी वो आएगी, बिल्डिंग कितने की थी वो आएगी, प्लांट मशीनरी कितने के लिए वो आएंगी, एडवांसेस जो मार्केट से लिए वो कितने के लिए थे, सारे कैश में लिया था कितना था, इसके अलावा कुछ लिया था वो क्या था। ठीक है, ये वो चीज़ होती है। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। मिसाल तो हम कह देते हैं भाई हमने टोटल 50 लाख यहाँ पे लिया था, मार्केट से क्या लगे जैसे भी आपने इन सब से मिलकर एक पूरी वैल्यू आ गई। आपने यहाँ पे सेपरेट सेपरेट बतानी है, मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ। और फिर नीचे बताना इक्विटीज क्या थी, यानी ये कैपिटल की सूरत में लिया था या आपने लोन की सूरत में लिया था या इसके अलावा कोई लायबिलिटी से, इनके अलावा आपने किसी से लिया था पैसा, तो वो भी बताना था। मिसाल हम कहते थे हमने कैपिटल की सूरत में उठाया था, वो कैपिटल हम यहाँ पे करके इसको बैलेंस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारे बैलेंस शीट जो है बैलेंस हो जाएगी। ठीक होगा। इस तरह से आपने अपने बिजनेस के जितने भी आपके इनकम है, आपके एक्सपेंसेस हैं और आपके बैलेंस शीट उसको बैलेंस करना होता है। अब इसके बाद अगर आपके कुछ अदर सोर्सेज भी हैं, आप बीइंग ये बिजनेस इंडिविजुअल हैं, आपके ज़्यादा यानी इसके अलावा भी कोई खर्चे हैं आपके, जैसे बबूल सर्टिफिकेट लिया हो आपने, रॉयल्टी किसी को पे की है, प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है आपको सेविंग अकाउंट्स के थ्रू, वो किस तरह से पे करेंगे। उसके अलावा आपने किसी को लोन दिया था जो वापस आना था, एडवांस दिया था जो वापस आया, डिपॉजिट करवाया था जो वापस आया, गिफ्ट रिसीव्ड हुआ इन कैश उसकी टोटल अमाउंट, और ये अदर रिसीट्स ऐसी है जो चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है और आपके पास वो इनकम आई है छोटे मोटे किसी सोर्स से, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ग्राउंड रेंट मिला आपको किसी तरह से, तो वो सेपरेटली अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल और बिजनेस के अलावा या वो कहीं से इनकम आ रही है तो अदर सोर्सेज में आप उसकी इनकम डिक्लेयर कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम अदर में लिख देते हैं मैं 3 लाख आपको यहाँ पे आया, तो अब जो हमारा इनकम थी जो भी टैक्सेबल नहीं बन रही थी वो अब बन गई है टैक्सेबल। ठीक है, जैसे 8 लाख इतना बन गया, उसके ऊपर 43,000 में टैक्स पड़ गया जी। ठीक हो गया। अब नीचे ये टैक्स का चालान है, इसको पे साइड का बटन दबा के इसको पे करना है। इसके वीडियो मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख लीजिएगा ये किस तरह से बनता है। अब इसके अलावा आपके मजीद कुछ टैक्सेस होते हैं जो आपने एडजस्टेबल में पे करने होते हैं। कोई इम्पोर्ट वगैरह आपने की है, जिस रेट पे आपने इम्पोर्ट की है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर नीचे आपके ये गुड्स जो आपने परचेज किए हैं मार्केट से, उसके ऊपर आपने जो टैक्स पे करते हैं, यानी जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो वो आपको 4 डिफरेंट रेट्स होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब मुझे तो नहीं पता आप लोग किस किस्म के गुड्स आप इंपोर्ट करते हो या गुड्स सेल करते हो, परचेज करते हो, प्रोडक्ट लेते हो, डिफरेंट सिचुएशन में ये डिफरेंट होता है सारा। ठीक है, अपने अपनी वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको उसके ऊपर आपका टैक्स मेंशन होगा, उस हट के सामने आपने इसको बताना है। पर इस साल से इन्होंने एक नई चीज़ कर दी यहाँ पे भी, अगर आप अपनी गाड़ी को सेल करते हो या परचेज करते हो तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन या सेल है वो इंजन सीसी के लिहाज से अलग अलग कर दिया उन्होंने। ये देखें, ये आई है सेल, सारी सेल जब आपने किया तो कौन सा किया, और फिर उसके बाद अगर आपने परचेज किया तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो जिस सीसी के लिहाज से होगी गाड़ी आपकी, उस सीसी के लिहाज से आप उसके सामने बताएंगे उसकी रजिस्ट्रेशन या सेल दोनों। फिर यहाँ पे नीचे के बड़ा इंपॉर्टेंट रेट होता है आपका ये कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का, जो आप वगैरह के बिल्स के ऊपर इतना टैक्स पे करते हैं उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। आपका टेलीफोन का खर्चा बड़ा होता होगा वो होगा, आपका सेल फोन का बड़ा होगा वो होगा यहाँ पे। और इनके अलावा जब आप, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन काफ़ी सारी होती हैं, तो बैंक पे जो कैश विड्रॉ होना होता है, कैश विड्रॉ, इसके ऊपर भी आपको हेडिंग मिल जाएगी, जितने एक साल में आपका डिडक्ट होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठे तो आपने अपने बैंक से ना अपनी एनुअल टैक्स स्टेटमेंट्स लाजमी लेनी होती है ताकि आप ये सारी वैल्यूज आसानी से लिख सकें। तो इसी तरह से यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है भी, अगर आपने इस साल में को सेल परचेज की अपनी, तो प्रॉपर्टी की जो टैक्स डिडक्शन हुई है आपको परचेज करने पे या ट्रांसफर करने पे वो 236 के में आएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर अगर 236C होता है जिसमें आप सेल लेते हैं, वो सेल डिफरेंट लिहाज से होती है, यानी 236 है परचेज विद इन टैक्स ईयर्स, सोल्ड विद इन टैक्स ईयर्स। और उसके अलावा ये होता है एक परचेज प्रायर टू टैक्स, यानी अगर करंट ईयर से पहले आपने परचेज की थी तो वो यहाँ पे आएगा नीचे, इसका टैक्स का डिडक्शन हुई होगी। और अगर आपने इसी साल में लिए हैं और इसी साल में उसको यानी परचेज आपने इसी साल में की है, करंट जो भी चल रहा है, तो फिर इस हेड में आएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे एक हेड होता है बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है 236 का, यानी आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने डेबिट कार्ड से जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उसके ऊपर भी आपको 5% फाइलेट के लिए और 10% नॉन फाइलेट के टैक्स डिडक्शन होती है एक। अगर आपकी हुई होगी तो उसको भी आपने यहाँ पे, समटाइम्स वो ऑटोमेटिक भी यहाँ पे आ जाती है, लेकिन नहीं है तो आपने खुद से यहाँ पे लिखनी होती है।
फिर इसके अलावा एक और बड़ी कॉमन चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के पास होता है, वो होता है आपका प्राइस बॉन्ड। यानी अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकला है और उसके ऊपर आपकी डिडक्शन हुई है तो उसको आप कैसे बताएंगे? उसके लिए आपने चलना है यहाँ पे फाइनल फिक्स्ड में, ऊपर आपने लिखना है यहाँ पे प्राइस बॉन्ड, और जहाँ पे भी होगा हेड नीचे निकला पे आ रहा है प्राइस बॉन्ड, ये आ गया। देखिए इसके ऊपर क्लिक करें तो वो देखें आपको सामने ले आएगा जितनी आपने प्राइस मनी दी थी उसके ऊपर जितना टैक्स डिडक्शन हुई है वो यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे आपका जितना टैक्स डिडक्शन हुआ होगा वो आपने लिख देना है, और यहाँ पे जितने आपके इनाम जीते होंगे वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अमूमन फाइनल के लिए 15% रेट है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा आपका कितना बनता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 लाख ये आ गया, उसके बाद जितना टैक्स डिडक्शन होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। वो अभी आपका 30% है या 15% पे है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप उसको कैश कराने जाएंगे। फाइनली एक चीज़ आपकी रह जाती है यहाँ पे, वो होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। यानी अगर आप एग्रीकल्चर से भी आपका सोर्स है, एग्रीकल्चर से भी इनकम आपको इनकम मिल रही है, तो आपने एग्रीकल्चर में जाना है। यहाँ पे प्लस वाला आइकन दबा के ऊपर अपना प्रदेश चूज कर लेना है, नीचे आपने तहसील बता देनी है जिस तहसील में आप रह रहे हैं। वहाँ पे आपने जितने भी आपके रेलिवेंट एक तहसील है या एक से ज्यादा तहसील है आपकी जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर जमीन है, वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है साल भर का, वो यहाँ पे आपने ऐड करते जाना है, सबमिट करना है। यहाँ पे अपना टोटल इनकम बता देनी है जितना आपने एग्रीकल्चर से लिया, और एग्रीकल्चर के ऊपर अभी 2025-26 आ रहा है, और उसके आने वाले सालों में भी इस पर भी टैक्स लग गया, ठीक है। तो ये सब देखने के लिए और इसके अलावा भी जितनी आप बिजनेस वगैरह के टैक्सेस अगर आप पहले से जानना चाहते हो तो आपने हमारी वेबसाइट विजिट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने तमाम टैक्स कैलकुलेटर बना दिए हैं, सैलरी, बिजनेस, फ्रीलांसर। और इसके अलावा आप हमेशा ही हमारे इनकम टैक्स की कैटेगरी को लाजमी विजिट करते रह करें। यहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको आती रहती है, जैसे अभी लेटेस्ट बैंक प्रॉफिट पाया हुआ है, गिफ्ट कैसे लेते हैं, प्राइस बोर्ड में क्या डिडक्शन है, हाउस होल्ड इफेक्ट क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं लिखता रखता हूँ यहाँ पे। तो ये आप लोगों के लिए लिखता हूँ, आप लोगों को इससे फायदा होगा, इसको विजिट किया करें। और ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम बलोचिस्तान में क्या रेट है इसका, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये देखिए पंजाब के क्या रेट्स हैं। तो ये देखिए अभी जो आने वाले साल है उनके में ये किस तरह से होगा, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म का उन्होंने टैक्स स्लैब्स दे दिए। आप ये देखें 6 लाख तक कोई नहीं है, और बाकी सारे रेट आपके सामने स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वेबसाइट भी विजिट किया कि यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आती रहती है, आपको जरूर फायदा होगा। तो इस तरह से अभी क्योंकि साल 2024-25 चल रहा है तो इसमें इस पर टैक्स नहीं था, तो आप इसको एग्जाम करवा दीजिएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से एग्जाम हो जाएगी। तो दोस्तों अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह से फाइल करेंगे तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप कैपिटल गेन टैक्स किस तरह पे करते हैं उसका क्या तरीका कार है तो राइट वाली वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।